मेरे हाथ में एक प्रेस नोट है। ये प्रेस नोट पे लिखा गया है JKR-CEA। ये प्रेस नोट आप एक बार देख लीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 23/5/2025 को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई उससे पहले क्या कुछ हुआ, ये सब बताने से पहले आपको एक चीज साफ कर दूं कि जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख बहुजन एम्प्लॉय हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। जिंदगी जिन लोगों की जिंदगी में ब्रेक लग गई है, वो ब्रेक क्यों लगी है भाई, ये जानना बड़ा जरूरी है। वो 2.5 लाख लोगों का कसूर क्या है, बहुजनों का। और एक चीज ये है कि असेंबली के अंदर उन लोगों को लेकर के मुद्दा उठता है, वो मुद्दा दबा दिया जाता है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसका प्रेस नोट मेरे हाथ में है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वकील साहब करते हैं, एडवोकेट साहब मेरे साथ हैं इस वक्त, शशि भूषण थापा जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इन लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर हुआ क्या था, का प्रयास करेंगे। एडवोकेट शशि भूषण थापा हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। सेंट्रल BSP के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं गौरव गुरुबख्श, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। तो सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल ये है कि 2015 चर्चा में है, इसमें लिखा गया है 2015 का जिक्र है जनाब। 2015 में ये मुद्दा सुर्खियों में आता है और उसके बाद चर्चा है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और चर्चा ये भी है कि असेंबली में ये मुद्दा उठा, फिर ये दबा दिया गया। आखिर हुआ क्या एडवोकेट साहब? संसार जी, पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा कि आप इस बहुजन समाज के, और वो जो बहुजन समाज के जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज है, उनका जो मुद्दा है बड़े ही शिद्दत से उठाते हैं और हमेशा उठाते रहे हैं। तो आज आपके माध्यम से मैं कुछ चीजें जो है क्लियर करूंगा। जैसे आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी बताई, इसमें मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि एक जो है क्वेश्चनरी जो है वो असेंबली में उठाई गई। उस क्वेश्चन का जो असेंबली में क्वेश्चन उठाया गया कि आज तक जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको क्यों नहीं प्रमोशन दी जा रही, जबकि उनके जो DB में जो अशोक कुमार शर्मा का 2015 में क्वैशमेंट हुई थी, जो रिजर्वेशन एक्ट 2014 रूल 2005 को जो क्रैश कर दिया गया था, उसका रीजन क्या था और उस किस रीजन की वजह से ये जो प्रमोशन जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की प्रमोशन क्यों रोक दिया गया। तो मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि उस जो मुद्दे को लेकर, क्योंकि उस समय जहाँ 370 जो हटाई नहीं गई थी और यहाँ पे यही बात लेके कि जम्मू कश्मीर का आइन अलग है, तो ये जो रूल है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 16(4) यहाँ पे इम्प्लीकेट नहीं होता था, यहाँ पे माना नहीं जा रहा था। लिहाजा इसको हमारी DB ने, हमारे माननीय हाई कोर्ट ने, DB बेंच ने इसको क्वैश कर दिया। और क्वैश होते ही बड़ी जल्दी से उस समय की सरकार ने क्या किया कि हमारे जो लोग प्रमोशन लेके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए थे उन लोगों को डिमोशन करना शुरू कर दिया। तो हमारी जो रिजर्व कैटेगरी की जो हमारी एसोसिएशंस थी, उन्होंने इस पे पहले ही वर्कआउट करना शुरू कर दिया कि उनको पता था कि मैलेशियस एक्ट होने वाले हैं, तो वो लोग जो है पहले से इस काम पे जुटे हुए थे। उन्होंने फटाक से जाके SLP फाइल की सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 केस हमारे थे। एक ज्योति, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक हमारा ज्योति किरण केस था और एक और 2 केसेस थे जिसमें हम SLP में हम गए सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें हमको स्टेटस क्यू ऑर्डर मिला डिमोशन को लेकर। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, डिमोशंस को लेकर इसलिए स्टेटस क्यू ऑर्डर होता है कि जहां है वहां वैसे के वैसा ही रहे। उसके बाद जब ये सारी घटना हुई तो मैं दोबारा रिवर्स बैक आता हूँ कि जब क्वेरीज जो है वो असेंबली में उठाई गई, तो उन्होंने एक क्लियर आंसर पूछा कि भाई आप रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज को क्यों नहीं प्रमोशन दे रहे, जबकि अब ये स्टेटस क्यों क्या ऑर्डर को लेके चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2016 में भी एक जजमेंट आ गई SLP में विनोद कुमार भगत जी की, जो जुडिशरी एम्प्लॉइज को लेकर थी। उसके बाद फिर नसीब चंद की जजमेंट आ गई जो कि इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज की वो थी, उसमें क्लियर स्टे ऑर्डर था और इनको प्रमोशन देने के लिए बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया स्टे करके इसी जजमेंट को जो 2015 की क्रैश हुई थी अशोक कुमार शर्मा की। इसके बावजूद भी जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको अप्लाई नहीं किया, और ये मुद्दा तो तब जागा जब असेंबली में उस मंदिर में जहाँ पे चुने हुए लोग हमारे बैठे हुए थे और चुने हुए लोगों ने वो बात जो है पूछी और उसका गलत रिप्लाई दिया गया, और उस गलत रिप्लाई में बताया गया कि आज तक वो ऑर्डर को स्टे किया गया है, जबकि वो स्टे नहीं है। हम घड़ी घड़ी बताते रहे कि 2016 की जजमेंट में SLP में, 2016 की नसीब चंद की जजमेंट में सीधे सीधे स्टे ऑर्डर था, और स्टे ऑर्डर में ये बोला गया कि इनको प्रमोशन दी जाए। और अशोक, अब बताना चाहता हूँ कि विनोद कुमार भगत के केस में जो कि जुडिशरी एम्प्लॉइज को लेके थी, उसमें तो उनको प्रमोशन दे भी दी गई। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट किसका मुंह देख रही है? तो ये साफ साफ जब इन्होंने गलत मैलिशियस तरीके से रिप्लाई दिया तो हमें कहीं ना कहीं शक हुआ
कि हो सकता है एग्जीक्यूटिव हेड को इसकी नॉलेज ही नहीं है, हो सकता है जो नीचे बाबू बैठे हुए हैं वो मैलिशियस तरीके से अपना गलत माइंड अप्लाई करके नीचे से वही ऑर्डर लिख के 2015 के ही बताए जा रहे हैं कि इसमें स्टेटस क्यू ऑर्डर है, जबकि वो स्टेटस क्यू ऑर्डर मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि वो डिमोशन को लेके थे, ना कि प्रमोशन को लेके थे। जब भी प्रमोशन का कोई ऑर्डर आता है उसमें स्टे ऑर्डर आता है और स्टे ऑर्डर इनको हमने दिए हैं। और भी इसके अलावा सिर्फ यही ऑर्डर नहीं, इसके अलावा हमारे कैट में इन्होंने क्या क्या नसीब चंद के केस के बाद और फरी सारी जजमेंट्स आई, इन्होंने जो हमारा जीएडी डिपार्टमेंट था उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी 2016 की, उसको भी हमने चैलेंज किया कैट में, डीबी में, श्रीनगर डीबी में और जम्मू की डीबी में, और वो कैश होगी। वो जो नोटिफिकेशन जीएडी ने निकाली थी कि भाई हम फुलफिल नहीं करेंगे वो वाली जो वैकेंसीज हैं जब तक कि हम इनको प्रमोशन नहीं दे देंगे, वो भी कैश होगी। और कैश होने के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक जजमेंट जो है मोहम्मद जमाल शेख वर्सेस एंड किंग कुमार की जजमेंट, उसमें क्लियर केयर जो हमारी डीबी का ऑर्डर आया हुआ है उसमें लिखा हुआ था कि 6 हफ्ते के अंदर आप एक क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा करें और अगर बाकियों को प्रमोशन देते हैं तो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज को प्रमोशन दें। तो इन्होंने वो भी नहीं मानी और आज तक इन्होंने नो डाउट इन्होंने ये जो चीजें हैं ये हाई कोर्ट में चैलेंज की, लेकिन कोई स्टे ऑर्डर इनको भी नहीं मिला गवर्नमेंट। तो मैं आपके माध्यम थोड़ा आगे चलते हैं साहब, 5 मिनट का समय हो गया है क्योंकि 15 मिनट का समय है, समय का ध्यान रखना होगा गौरव जी आपको। अब सवाल ये है कि इन लोगों की संख्या, एक मोटा मोटा आंकड़ा बताया जा रहा है कि 2.5 लाख एम्प्लॉय हैं जिन लोगों की जिंदगी में ब्रेक लगा दिया गया, जिन लोगों की प्रमोशन को रोक दिया गया, उन लोगों के घरों के अंदर जो चर्चा हो रही है, उन लोगों की चर्चा जो होनी चाहिए थी वो चर्चा जो सरकार को, उन जीते हुए नुमाइंदों को या सरकारों को करनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2025 के 23/5/2025 को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी सारी बात रखते हैं आप, बड़ी सारी चर्चा होती है, उसके बाद कोई फर्क पड़ा, कुछ हिला क्या सिस्टम? देखिए सर, एक गवर्नमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोई हुई गवर्नमेंट है जहाँ तो मुझे लगता है इनके हाथों में कुछ है नहीं। जब कोई नुमाइंदे, जनता का नुमाइंदे उठ के किसी जनता के फेवर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो उनका मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट को जगा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राइट ऑफ स्पीच है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको जगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कम से कम जाग जाओ और जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं उनको मानो, जो हमारे डीबी ने डायरेक्शन दिए उनको मानो। आपके पास आप तो वायलेट कर रहे हैं ऑर्डर्स को, और आपके जो नीचे के बाबू लोग बैठे हैं वो आपको सही से आपको जो नोटशीट डालनी है वो प्रॉपर्ली आपको नहीं बता रहे, और आप भी आंखें मूंद के जो है वही उनकी बातें माने जा रहे हैं। तो इस चीज से जो जनता है वो जान रही है आपको आप किस लेवल पे काम कर रहे हो और जनता आपसे बहुत ज्यादा परेशान है। सवाल ये है कि आपकी ओर से कहा गया 2.5 लाख संख्या है इन लोगों की। जी जी, 2.5 लाख आबादी और एक समुदाय के लोग जी, उनकी प्रमोशन को रोक देना जी, ये कहाँ तक जायज है? और ये जिन लोगों की प्रमोशन रोकी गई है जी, वो 2.5 लाख संख्या है जनाब। बिल्कुल 2 से 2.5 लाख लोग ये सब हुआ क्यों और कैसे हो गया ये सब? देखिए सर, ये एक सोची समझी साजिश है। बोलने के तो ये कहते हैं कि हम संवैधानिक तौर पे हाँ हर चीज को लागू करते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं है। नाम की ड्यूटी है और नाम के अलावा यहाँ जो काम हो रहा है वो ड्यूटी का कोई काम नहीं हो रहा। अगर ड्यूटी का ही आप नाम देखें तो अगर संवैधानिक तौर पे हम यहाँ पे हर चीज लागू करें तो आर्टिकल 16(4) जो है वो 77th अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हो चुका है। 2019 में यहाँ पे वो लागू हो चुका है। अगर हमें आप ड्यूटी कहते हैं तो एकदम आपको ये रिजर्वेशन प्रमोशन यहाँ लागू करनी चाहिए, क्यों नहीं लागू हो रही? मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को भी संज्ञान लाना चाहता हूँ कि उनको भी इस चीज में इंटरफेयर करना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट सोई हुई है तो कम से कम जो ड्यूटी गवर्नमेंट है, ड्यूटी गवर्नमेंट के जो मेन हेड है वो तो हमारे एलजी साहब हैं। तो एलजी साहब को सोचना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, 370 खत्म हुई तो हम बहुत खुश हुए थे। हमारे 2 से 2.5 लाख जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज है उन्होंने मिठाइयां बांटी थी। हम खुशी के मारे सो नहीं रहे थे कि हमारी जो प्रमोशन है जल्दी से जल्दी होने वाली है। तो आज हमारी हालत क्या है? 10 साल के बाद गवर्नमेंट आती है और हम उनके सामने सोच बना के बैठे हैं कि हमें अब जो है प्रमोशन मिलेगी, और वो उनकी जो मैलिशियस एक्टिविटी आपके सामने इंक्वायरी से ही आ गई। किस तरह की क्वेरी उठी, किस तरह का जवाब आया। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे को सवाल पूछा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ नहीं हुई। कोई बात नहीं सर, हमने अपना कुछ हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कोई असर हुआ, कुछ हलचल हुई क्या? कुछ ना कुछ हलचल तो चल रही है, हम अंदर से देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हलचल चल रही है। लेकिन अगर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर उनके कानों पे जूं नहीं देखती है तो हमारे पास और भी बड़े तरीके हैं। हम प्रोटेस्ट पे आएंगे, हम गलियों में निकलेंगे, हम बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, जनता बाहर आएगी। 2 से 2.5 लाख छोटा सा जो है फिगर नहीं है सर, बहुत बड़ा फिगर है।
एक डिपार्टमेंट नहीं है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ड्रग्स डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप जितने डिपार्टमेंट के नालों में से हर डिपार्टमेंट सफर कर रहा है। हर डिपार्टमेंट हमारे कई कई हजार एम्प्लॉइज हैं जो आज तक सफर कर रहे हैं। उनसे जूनियर मोस्ट लोग प्रमोट हो चुके हैं, वो रिटायर भी हो रहे हैं, और हमारे लोग बेचारे यहाँ बैठे हैं पिछले 15 सालों से वहीं के वहीं बैठे हो रही है उन लोगों की। तो बुरी हालत है सर। आज हमारी ये हालत है कि अगर हमें रोस्टर में भी रखा जाए तो रोस्टर में भी हमको सबसे नीचे रखा जाता है, और रोस्टर के हिसाब से भी हमें प्रमोशन नहीं दी जा रही। यही बात डिस्कस करके कि वहां तो ये स्टेटस क्यों ऑर्डर है, हमें रोस्टर में भी फॉलो नहीं किया जा रहा। जी जी, अब गुरुबख्श के पास चलते हैं। राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप दावा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारत की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, बहुजनों के हकों की आप बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि बहुजनों के साथ कुछ भी हो जाए हम उनके साथ खड़े हैं। तो भाई साहब 2015 से ये लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उससे पहले से ये सब कुछ होने लगा था। बहुजन समाज पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहा है, कितने प्रोटेस्ट किए हैं, और कब इनके साथ खड़े हुए हैं बहुजन समाज के? आगे ये बड़ी दुविधा बनती रही कि इलेक्शन कब होंगे भी या नहीं होंगे। चलो कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के बाद लोगों में एक उम्मीद जगी कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी जो उनकी समस्याओं का हल करेगी। तो उससे आपने ये देखा होगा कि अभी जो सरकार आई है, मौजूदा एनसी गवर्नमेंट आई है और गवर्नर राज लगा हुआ है, तो सबसे पहले लोगों में यही था कि बीजेपी की सरकार आएगी। हमारे एम्प्लॉयज जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, हमने टाइम पे उनके लिए आवाज़ की, आपके माध्यम से इंटरव्यू करवाए। हमने अपने इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में भी ये लिखा कि हम रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मुद्दा जो है, अगर हमारे एमएलए जीत कर आते हैं तो हम इसको प्रायोरिटी पे करेंगे। हम सबसे पहले कंडीशन ही यही रखेंगे। लेकिन अगर आपके लोग नहीं जीत कर के आए जनाब, तो क्या आप इन लोगों की बात नहीं करेंगे, फिर इन लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे? कभी कहा हो कि 2.5 लाख लोग जो है वो सफर कर रहे हैं, बल्कि 2.5 लाख परिवार सफर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर का तो मैं रहने वाला हूँ, मैं तो यहाँ की बात करूँगा। जम्मू कश्मीर के साथ इनजस्टिस नहीं हो रहा आज की डेट में पूरे देश में। आप पूरे देश की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में जो हमारे कैटेगरीज जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा है। जहाँ अपना ट्रांसफर की पॉलिसी, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, आपके पास पॉलिसी क्या है? राजनीतिक दल है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, उस पर ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे उनकी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मुद्दा हो, जैसे अभी वकील साहब ने लीगली आपको बता ही दिया है, उसके लिए हम टाइम पे मेमोरेंडम भी हमने जो है डिवीजन कमिश्नर को दिए हैं। इनके लिए दिए क्या मेमोरेंडम? बिल्कुल हमने अपने मुलाजमों के लिए, आज भी मेरे पास, अगर आप मुझे फिर नेक्स्ट डिबेट में बुलाएंगे तो मैं उसको ऑन रिकॉर्ड लेकर आऊंगा आपके पास। मैंने खुद जाके, हमारे थापा जी भी गए थे, हमने डिवीजन कमिश्नर को भी इसके मेमोरेंडम टाइम टू टाइम हमने दिए हैं। रही बात आपने कहा कि उसके लिए आगे क्या होगा, हमारी बहुजन समाज पार्टी की एक नीति है कि हम सड़कों पे नहीं, हम कहते हैं कि आप अपना वोट से अपना राजा बना लो, सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हम वोट की राजनीति मत करिए जनाब, ये बात करिए कि आप करेंगे क्या। नहीं, हम वोट की राजनीति नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप अपना 2.5 लाख वर्ग है हमारा, 2.5 लाख वर्ग अगर एक जगह एक इकट्ठा हो जाए, मैं तो उस पे, वो तो इकट्ठे हैं जिनकी प्रमोशन रुकी है, वो तो इकट्ठे हैं। आप राजनीतिक उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमारे आज 7 एमएलए कैटेगरी के जीते हुए हैं। आप मुझे बताइए, एक भी एमएलए बताइए जो इनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आपकी राजनीति, आपकी पार्टी की बात हो रही है साहब। अगर वो लोग ये काम करते तो आज शायद आप यहाँ ना बैठे होते, मैं आपसे सवाल ना पूछ रहा होता। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, हम अपनी जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। हम अपने टाइम टू टाइम आज आपके सामने बैठे हैं, इसी चर्चा को लेकर बैठे हैं कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमें इसकी तकलीफ है, और हमें इसके आगे जो हमने रणनीति अपनी पार्टी की तरफ से बनाएंगे वो हम आपको भी दिखेगा। हमें रोड पे उतरना पड़े, चाहे इसके लिए हमें सरकार के कान खोलने पड़े, जो भी करना होगा हम उसके लिए आगे तैयार हैं। जो सर्व समाज के गरीब, चाहे किसी भी समाज से हो, गरीब किसी भी समाज से हो, हम उसकी लड़ाई हमेशा के लिए बहुजन समाज पार्टी लड़ती रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।